स्वागत है आप सभी का पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अपर्णा। इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता की आवाज को सीधा सरकार तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद सरकार जनता की सभी परेशानियां, सभी समस्याएं सुनती है और उसके बाद उनका समाधान भी निकालने की कोशिश करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पीएम से कहिए अपने मन की बात कार्यक्रम की। पिछले 2 महीने से चल रहे शांतिपूर्वक किसान आंदोलन ने पल भर में एक नया मोड़ ले लिया। जी हां, आपको बता दें कि किसान आंदोलन की जहां हर तरफ सराहना की जा रही थी, वहीं अब इस किसान आंदोलन की चौतरफा घोर निंदा हो रही है। यहां तक कि किसान आंदोलन में फूट भी पड़ गई। कई किसान आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, कई अधिकारी थे, उन्होंने खुद को किसान आंदोलन से अलग कर लिया, क्योंकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को चकमा दिया और सीधा लाल किले तक पहुंच गए। यहां तक कि लाल किले पर पहुंच के उन्होंने तिरंगे की बजाय अपना झंडा लगा दिया। इस पूरी घटना को लेकर देश की जनता क्या सोच रही है, दिल्ली वासी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। सर देखिए, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है वो सभी का राइट है और किसान जो थे पिछले 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे अपनी मांगों के साथ कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए, और ये उनका एक डेमोक्रेटिक राइट था। उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक ये काम किया है। जो 26 जनवरी को अब उस पर गवर्नमेंट को ये इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर क्या वाकई में किसान संगठनों की कितनी इसमें संलिप्तता थी या फिर बाहरी कोई इसमें लोग जो थे वो जुड़े हुए थे। तो बाकी मेरे हिसाब से जितना इस पर दोषारोपण किसान संगठनों पे किया जाना चाहिए, उतना ही लॉ एनफोर्समेंट का भी फेलियर है कि हमारा एक जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो एक मॉन्यूमेंट है, जो लाल किला है जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, वहाँ तक किसान संगठन या जो भी थे वो लोग किसान थे अथवा किसान संगठन से अलग कोई थे कि वो वहाँ पे कैसे पहुँचे। और ये जो हुआ है उस दिन वो गलत हुआ है और इस पर अब गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। देखिए, इसके कई रूप हैं। हम इसको एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दे सकते हैं। इसकी जांच हो रही है, उच्च स्तरीय जांच हो रही है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो किसान आंदोलन का जो फैसला था वो राइट था, वो अपने डेमोक्रेटिक राइट से वो आंदोलन कर रहे थे। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ उपद्रवी तत्व या किसान, किसका इन्वॉल्वेशन है और कितना इन्वॉल्वेशन है, जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होती कुछ भी कहना किसी को भी ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि 26 जो जैन का जो दिन था वो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि रिपब्लिक जो है पूरा इंडिया का सिंबॉलिक है, वो उसको एक तरह से तय करता है। किसी को क्या पता था कि शांति के आंदोलन में एकाएक अशांति फैल जाएगी। जी हां, जहां एक तरफ पूरा देश देशभक्ति में जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस के मौके पर अपनी आन बान और शान की लड़ाई लड़ने वाले किसान दिल्ली के अंदर जमकर प्रदर्शन कर रहे थे और ट्रैक्टर स्टंट कर रहे थे। आपको बता दें, पिछले 2 महीने में किसान आंदोलन के शांति के मंसूबों पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह से पानी फेर दिया और सारी मेहनत खराब हो गई। आपको ये भी बता दें, इन ट्रैक्टर स्टंट से और किसान आंदोलन में हुए इस पूरे उपद्रव की वजह से जनता में, देश के लोगों में गुस्सा है। और ये भी बता दें कि ये जो पूरा स्टंट है, इसकी वजह से गणतंत्र दिवस के मौके पर खलल भी पड़ गई। इस पूरी घटना को लेकर नोएडा के किसान और नोएडा की जनता क्या कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। पीएम मोदी से ये कहना चाहेंगे, मोदी जी देश को सही तरीके से चला लो। बहुत दिन हो गए, अब आप जनता आपको जान चुकी है कि आप किस तरीके से जो है सत्ता में आए हैं। आपने लाशों के ऊपर पैर रख के सत्ता की सीढ़ियों को पाया है। जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरीके से आपने जो है लाल किले की प्राचीर को अपमानित किया है, उसके बाद किसानों को प्रशासन के हिसाब से उठवाने की कोशिश की है। आपके पार्टी के विधायक गुंडों को लेकर किसानों की पिटाई करके यहाँ से जो है किसानों को ये दिखाने की कोशिश की गई कि किसान आतंकवादी है, किसान देशद्रोही है। मैं अपील करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से, आप अपना स्टैंड बदल दें। मोदी साहब से ये अपील है कि ये सरकार अब भी टाइम है, सुबह का खोया शाम को वापसी आ जाए, वो कहावत हो जाओगी। अब भी सब्र कर लेगा किसान। जो ये लाल किले पे अत्याचार हुआ, ये प्रशासन के बिल्कुल नामुंदे में और उनकी साजिश से हुआ है। ये किसान पर थोपा जा रहा है और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। किसान
अपने पूरे बलबूते से ये बिल्कुल संकल्प कर चुका है कि इसको आर पार की लड़ाई करेंगे। मोदी जी से यही कहना है, हमारे कानून वापसी, हम घर वापसी। वो गोली चलवाएं, वो लाठी भंजवाएं, वो कुछ भी कहें, हमारा किसान का यही कहना है, हमारे चौधरी साहब का यही कहना है, बिल वापसी, घर वापसी। और ये तो लहरें आती रहती हैं आंदोलन की, कभी कम है, कभी बढ़िया है, कभी बढ़ा है, कभी घटा है। ऐसे ही गंगा का पानी बढ़ता है और घटता है, वैसे ही किसान घर से चलता है। किसान निर्धारित पानी पे है, पानी पे, अपनी फसल पे। मोदी जी खूब आराम से सुन लो, खूब आराम से सुन लो। जैसे तुम्हें चुन के भेजा है वैसे उतारने में भी किसान जानता है। किसान ने वोट दिया है, तुम सोचते हो अमेरिका ने या विदेश ने वोट दिया हो, भारत ने वोट दिया है। किसान उस नतीजे पे है, उस कगार पे है। मोदी जी मान जाओ, अब भी मान जाओ। जब तक हमारे लोग यहाँ पे रहेंगे, संगठन जोड़े रहेंगे, हम भी जोड़े हुए हैं। जो हमारे टिकैत साहब कहेंगे उस पे हम चलेंगे, ठीक है। हमारे लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, घर पे भी काम देखना है, घर का काम निपटा कर फिर यहाँ भी आएंगे और आ चुके हैं और रास्ते में आ रहे हैं। भाई यही हमारा कहना है, अब आगे देख लीजिए साहब। मोदी जी से साहब यही कहना चाहेंगे, जब वोट देकर हमने तुम्हें इस गद्दी पे बिठाला था, पूंजीपतियों ने वोट थोड़ी दिए थे। और भी इतनी हटदर्मी करने की ज़रूरत क्या है? जिस कानून को आपने पास किया है उसे किसान मान नहीं रहा, तो किसान जब मांग कर रहा है इस बात की कि कानून हमें नहीं चाहिए, तो क्यों दे रहे हैं हमें ज़बरदस्ती? जैसे हमने वोट दिया था राजी राजी से और तुम्हें इतनी ऊंची गद्दी पे बिठाल दिया, तो उसके बाद किसान का ये होना चाहिए कि आंदोलन को ख़त्म कराओ और दिल्ली लाल किले में जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, वहाँ कैसे लोग पहुँच गए, कैसे पहुँचा दिए लोगों को? वहाँ तमाम किसानों को रोक के बैरिकेडिंग जगह जगह तय रूट पे भेजना था और उसके बावजूद भी कई जगह बैरिकेडिंग करके, और किसान तो पीछे ही रह गया। कौन लोग चले गए वहाँ जो तिरंगा लहराई है जाके, जो अपना झंडा लगा दिया? पूरी किसान यूनियन, पूरे भारत का किसान इस बात की मांग करता है कि जिसने वहाँ झंडा लहराया है अपना, उसके वो दोषी माना जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी जाँच हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात पंजाब की करेंगे, जहां पर दिल्ली हिंसा के बाद अब हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी से बातचीत की और किसी भी कीमत पर प्रदेश का माहौल ना खराब हो उसके लिए पूरा ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली हिंसा की कड़ी निंदा की है और किसानों से भी शांति बनाए रखने की अपील की है और साथ ही मोदी सरकार से कानूनों को वापस लेने की भी अपील की है। इस पूरी घटना को लेकर पंजाब की जनता क्या कह रही है, आइए आपको सुनाते हैं। देखो, इस तरह बड़ी ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਰਚਿਆ ਵਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪ ਹੀ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਾਯੂਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਲਵਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀ 'ਚ ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। 29 जनवरी से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आपको बता दें कि ये बजट 2 चरणों में चल रहा है। इस मौके पर विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने में भी जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं और इस बार जनता को आम बजट से कई उम्मीदें हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता सरकार के इस बजट से क्या आशा रखती है, वो जानना भी ज़रूरी है। सर, हम ये चाहेंगे कि हमारी आम चीज़ें जो हैं, जो हमारे रेट हैं, जो और चीज़ों में जैसे गैस में हो गया, पेट्रोल में हो गया, इन चीज़ों में थोड़ा डिस्काउंट हो, जो आम आदमी को थोड़ा इससे सहूलियत मिले। सर, जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली हो, कि जो चीज़ें सब में जैसे पेट्रोल में आए दिन अपन देख रहे हैं रेट बढ़ते ही जा रहे हैं, गैस में भी रेट बढ़ते ही गए हैं, आम चीज़ें, सब्जियाँ, सब चीज़ें, इन चीज़ों से जो इफेक्टिव हो रही हैं चीज़ें, उनमें थोड़ा रेट कम हो, आम जनता को थोड़ी सहूलियत हो। कोरोना काल में देखते हुए थोड़ा भारत सरकार, यदि मैं कहना चाहूँ तो मिडिल क्लास के लिए थोड़ा करना चाहिए इसको, सरकार को मिडिल क्लास के लिए करना चाहिए, गरीबों के लिए करना चाहिए। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है और खाद्य पदार्थ बहुत महंगे हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सुधार होना चाहिए, मेडिकल के क्षेत्र में थोड़ा डिजिटल होना चाहिए। जैसे डिजिटल आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वैसे मेडिकल के क्षेत्र में भी डिजिटलकरण होना चाहिए। और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तो कर रही है, लेकिन गरीबों के पास न लैपटॉप है, न मोबाइल है, बेचारे ऑनलाइन क्लास कैसे लें? तो उसके लिए भी थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को थोड़ा सस्ता करे, जिससे बच्चे ऑनलाइन क्लास को ले सके। इसमें सबसे पहले हमें यह उम्मीद रखनी है कि गवर्नमेंट शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट की प्रगति है वो काफ़ी लूज़ होता जा रहा है, उसका जो लेवल है काफ़ी गिरता जा रहा है। हमें कहीं भी देखो व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट की ओर ध्यान है ये बिल्कुल भी नहीं है और इसका स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है। क्या सुधार होने चाहिए? इसमें सुधार की यह गुंजाइश है कि गवर्नमेंट को नव युवकों के लिए, नव युवतियों के लिए और जो आने वाले देश का भविष्य है युवा, उनको ऊंचा रखने के लिए शिक्षा और विकास के क्षेत्र में कड़ी से कड़ी कदम उठानी चाहिए, सख्त कदम उठानी चाहिए। जनता को लोगों के साथ यही उम्मीद है कि जो सबसे पहला बजट तो होना चाहिए रोजगार के लिए। मेरे हिसाब से बेरोजगार युवा बहुत हो गया है इंडिया के अंदर, रोजगार के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ मुद्दों से भटकाया जा रहा है। महंगाई देखिए आप, 95 रुपये पेट्रोल हो गए, 100 रुपये, गरीब आदमी क्या करेगा? इतनी कमाई नहीं है उसकी, गाड़ी चलाने के लिए मोहताज हो गया गरीब आदमी। अब गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है खाने के लिए, गाड़ी क्या चलाएगा? ये सब धंधे पानी की वजह से परेशानियाँ आ रही हैं थोड़ी बहुत। धंधे पानी नहीं चल रहे हैं, टैक्स बढ़ा दिए हैं। एक तो सावन पाई टैक्स इतना हो गया है कि हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, धंधे पानी इतने नहीं चल रहे हैं, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिए हैं। काम धंधे को लेकर बजट? हाँ, काम धंधे को लेकर मेरे समझ से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं सर। जी देखिए, मैं एक छात्र हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को और शिक्षा को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो बजट से उम्मीद है कि इस बार शिक्षा के क्षेत्र में जो फंड आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो हम एडवांस लर्निंग की ओर बढ़ रहे हैं, जो NIP 2020 आया हुआ है, उसके लिए क्या सरकार ग्राउंड लेवल पर क्या फंड उपलब्ध कराती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पत्रकारिता के भी छात्र हैं तो हमने देखा हमारा लास्ट ईयर चल रहा है, तो क्या होता है कि अभी तक हमें थ्योरी तो सिखा दी जाती है पर प्रैक्टिकली बहुत कम नॉलेज मिलता है। तो क्या होता है कि हम डिग्री तो मिल जाती है लेकिन फिर हम बेरोज़गार रह जाते हैं, समस्याएं हमारी वहीं की वहीं रहती है। और मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है, तो हम चाहते हैं कि बजट में ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि हम लोगों के प्रैक्टिकली नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि थ्योरी से। तो
इसलिए हम चाहेंगे कि कुछ स्किल सेंटर बनाए जाएं जिसके तहत हम लोगों को नई नई स्किल सिखाई जाए, जिससे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट भी होते हैं, बेरोज़गार भी रहते हैं, तो हम अपने से खुद न खुद ऐसा करें जिससे कि हम रोज़गार प्राप्त कर सकें और कुछ लोगों को दे भी सकें। केंद्र सरकार के बजट तो हर साल ही आते हैं, पर इस बार का बजट मतलब जो आज का युवा वर्ग सोच रहा है, हम लोग MBA कर रहे हैं, लास्ट ईयर हम लोग का चल रहा है, तो हम लोग यही सोचेंगे कि हम लोग पास आउट होने के बाद कि किसी भी मीडिया सेक्टर में या किसी भी प्राइवेट कंपनी में हमारी जॉब लगे। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा बजट आए हम लोगों का। बस यही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि आत्मनिर्भर भारत अगर आपने बोला है तो आत्मनिर्भर हम लोग भी बनना चाहिए। यूपी स्थापना दिवस के मौके पर योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए। जी हां, आपको बता दें कि इन अहम फैसलों में एक फैसला गरीब बच्चों के लिए भी था। जी हां, अब योगी सरकार IAS, IPS और PCS के लिए फ्री कोचिंग करवाएगी और हर मंडल में अभ्युदय सेंटर भी खोले जाएंगे। इस फैसले से ये ज़रूर होगा कि जो मेहनती, गरीब और होनहार बच्चे हैं वो इन फ्री सेंटर्स में पढ़ाई कर देश और प्रदेश में अपना मान बढ़ा सकते हैं। इस फैसले को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता क्या कह रही है वो जान लेते हैं। नहीं, वो तो बहुत अच्छा काम है। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो उन जो पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते कोचिंग, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे बच्चे जो गांव से आते हैं अपने सपने लेकर, जिनको मतलब महंगाई के कारण बड़े अच्छे कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा काम है। तो सपोर्ट करते हैं हम इस काम में उनको। ये कदम योगी सरकार का सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम उठाया है गरीब बच्चों के लिए। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए सरकार ने अच्छा काम किया है, बधाई का पात्र है। ये बहुत ही अच्छा काम है उत्तर प्रदेश सरकार का। ये हमारे नज़रिए से या तो पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी, मैं भी गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही अच्छी बात है। हमारे आस पड़ोस में या तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो भी गरीब बच्चे हैं, पैसे के कारण बाहर नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, उनका टैलेंट दब जाता है। अगर ऐसी व्यवस्था संस्था चलाई गई है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। लोग प्रोग्रेस करेंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं प्रोग्रेस करेंगे और देश के हित में अपना काम कर सकेंगे। काफ़ी अच्छा होगा हमारे देश के लिए। काफ़ी गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, कमज़ोर हैं घर से, लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। और देखिए IAS PCS की तैयारी हर लड़के की बस की बात नहीं है। जो पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी के पास होता है पैसा है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा दी रही है सरकार। हमारी बहुत अच्छी सुविधा दे रही है। बहुत अच्छा है। जैसे गरीब बच्चे थे, किसान लोगों के बच्चे थे जो नहीं पढ़ पाते थे, फीस क्योंकि बहुत ज़्यादा होती थी, इसके कारण वो स्किप कर जाते थे। इस वजह से अगर ये सरकार अगर ये कर रही है, आगे बढ़ रही है, इसके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा। ये बहुत अच्छा स्टेप है। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार इसको इस पे इतना मतलब इस पे प्रयास कर रही है कि लोग जो गरीब बच्चे हैं बेचारे, जिनको पढ़ाई का वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, तो वो लोग वहाँ पे पढ़ें और जो अधिकारी वगैरह वहाँ पर आके सिखाएंगे, ये उनको मोटिवेट करेगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो युवा भाई हैं उनको इसके लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वो चीज़ों को अच्छे से और सही समय पर समझ पाएंगे, जिससे कि वो जब वो प्रशासन में आएंगे तो उसका सही इस्तेमाल, उस नॉलेज का सही इस्तेमाल वो कर सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके लिए पूरी बधाई देना चाहूँगा राज्य सरकार को। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में DDC चेयरपर्सन के लिए चुनाव होना अब फरवरी में तय हो गया है। आपको बता दें कि SEC की तरफ से तैयारी के बाद सभी जिलों के DC को आदेश जारी कर दिए हैं और फरवरी के पहले सप्ताह में सभी DC को चुने गए DDC के साथ बैठक करने को भी कहा गया है। इसे लेकर जम्मू कश्मीर की जनता क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। 20 फरवरी को जो DDC जो काउंसलर हैं उसकी जो चेयरमैन चुने जाएंगे, हमारी जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके पूरे, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ये सोचकर वोट दिया था और हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इतना ज़्यादा मतदान किया था कि कई सालों से जो उपेक्षा का शिकार थे लोग, डेवलपमेंट के बारे में, जहाँ गाँव की तरक्की, शहर की तरक्की के बारे में जो लोग ये ऐसे थे जो
सरकार से जिनका विश्वास उठ गया था, उन्होंने वोटिंग करके ये जो डीडीसी इलेक्शन में हमारे जो चुनकर आए हैं काउंसलर, तो अब ये बहुत एक खुशी की और अच्छी खबर ये है कि ये जो 20 तारीख को ये चेयरमैन जो चुनेंगे, तो हम चाहते हैं कि जो चेयरमैन चुनेंगे जल्दी से जल्दी इनका ऑफिस अलॉट किया जाए, कुर्सी दी जाए और अपनी जो काम काज है ये शुरू कर दें और लोगों के जो मन में जो शंका है वो भी दूर हो जाए। लोगों ने जो वोट किया था इसी खातिर किया था कि हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी सुनाई होगी। बात ऐसे है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। ये बम्पर वो जो वोटिंग हुई थी ये उसी का नतीजा है कि जो चेयरमैन मिलेंगे फरवरी में सारे 20 जिलों को, उसके लिए लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि लोगों के रुके हुए काम और जितनी डेवलपमेंट है उसी के कारण हो पाएगी। जैसे ही वो डेवलपमेंट काउंसिल बन जाते हैं हर ज़िले के, जैसे 10 बनने हैं जम्मू प्रोविंस में और 10 जो हैं कश्मीर में बनने हैं। कश्मीर लोगों में काफ़ी उत्साह के साथ वोटिंग की है, बहुत ज़्यादा बम्पेर वोटिंग होनी ये एक मायने हैं, क्योंकि ये 3 टायर सिस्टम जो भारत सरकार ने शुरू किया यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि लोगों के छोटे छोटे काम, गली कूचों के काम जो है वो इसी के तहत होंगे। पहले इस जो इलेक्शन थी ये नहीं होती यहाँ पर, ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुई है और इस इलेक्शन का जो फ़ायदा है जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। 70 साल में जो डीडीसी चुनाव हुए हैं पहली बार हमारे प्रदेश में भी हुए हैं। मैं तो पहले एक सफलतापूर्वक वो चुनाव हुए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर को बधाई देना चाहता हूं कि जो ये कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं बिना हिंसा के नहीं हो सकते हैं, और पहले ये चुनाव हुए हैं। आप देख सकते हो लोकसभा चुनाव में भारी हिंसा हुई, 2 सीटों पे चुनाव ही नहीं हो सका, और ये पहला ऐसा चुनाव हुआ जो जनता के बीच में हुआ और जनता ने इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें 2-3 जो कारण थे, इसमें एक कारण मेन यही था कि चुनाव जो है एक आज़ादी के बाद पहली बार हुए। दूसरा, जहाँ जो विधानसभा भंग पड़ी है तो जनता का प्रतिनिधि नहीं था, वो जनता की आवाज़ जो था एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचनी नहीं थी। तो लोगों ने सोचा ये नया निज़ाम है, नया सिस्टम है, एक बार इसको भी आजमा के देखते हैं। और इस सिस्टम के तहत जो चुनाव हुए हैं, अभी जो रोटेशन में भी आई सीटें, कुछ रिजर्व हुई हैं, कोई एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, कुछ वुमेन्स के लिए, लोगों में काफ़ी उत्साह है। लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर को तोड़कर रख दिया है। जी हां, आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब ये जो कीमत है वो 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। जी हां, और बढ़ते हुए इन कीमतों से आम जनता को बेहद परेशानी हो रही है। वहीं राजस्थान की जनता पीएम से कही अपनी मन की बात में अपनी कुछ परेशानियां सरकार तक पहुंचा रही है। आइए जानते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, इससे आम जनता बहुत परेशान है। राजस्थान में आज पावर पेट्रोल जो 97 रुपये प्रति लीटर बिका। अगर राज्य सरकार चाहे तो वैट कम कर जनता को राहत दे सकती है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से व्यापार इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर सरकार इस बारे में गंभीरता से सोचे तो राहत मिल सकती है। वैसे भी कोरोना में इंडस्ट्रीज और बहुत सारे नुकसान हुए, चौपट हो गए थे कारोबार। अगर सरकार चाहे तो वैट कम करके जनता को सीधा लाभ दे सकती है। आए दिन पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। कोरोना के कारण आम जनता की हालत पहले से खराब है। अब पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। जैसा कि आज हमने अखबारों में और देखा कि राजस्थान में तेल की कीमतें 100 रुपये से ऊपर चली गई। पहले ही कोरोना और महंगाई की अर्थव्यवस्था पर मार थी। घर का बजट चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, बजट व्यवस्था बिगड़ गई थी। उसके ऊपर अब पेट्रोल के दाम बढ़ने से व्यवस्था और ख़राब हो गई है। राजस्थान में आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से राजस्थान के आम लोगों को काफ़ी क्षति पहुंची है। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि पेट्रोल के भाव पहले हर 5 साल 3 साल में बढ़ाए जाते थे, अब पर डे रेट बढ़ाई और घटाई जा रही है। तो इससे आम जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि पहले से अभी पेट्रोल और डीजल में लगभग 40-45 रुपये का फर्क है। और पहले अगर कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जिसको अपन बोलते हैं, वो सस्ता था तो अभी रेट सस्ती थी, आज वो उससे भी सस्ता है। तो पेट्रोल लगभग 101 रुपये हो चुका है। इससे काफ़ी लोगों को आगे से ही कोरोना में काफ़ी महामारी के हिसाब से लोग जूझ रहे हैं
अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के रेगुलर भाव बढ़ने से आम जनता में बहुत बड़ा आक्रोश फैला हुआ है। आम जनता, गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर सभी परेशान है। क्योंकि इनकम के सोर्स तो हो गए कम, कोविड के कारण और लोगों की हालत खराब, इधर पेट्रोल के दाम बढ़ने से लोगों की हालत खराब। तो सरकार का दायित्व बनता है कि पेट्रोल डीजल पर वेट कम करे और उसको किसी तरह नियंत्रण में लाए, जिससे सारी चीज़ें जो है सस्ती होगी और ट्रांसपोर्टेशन में फायदा होने से हर चीज़ के भाव डाउन हो जाएंगे। सरकार की ये जो नीति है टैक्स वाली, इसको किसी तरह से इसको ख़त्म करना चाहिए और वेट की जगह इसको जीएसटी में ले आए। जीएसटी में लाने से ये होगा कि हर चीज़ कंट्रोल में रहेगी और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। ये ध्यान देने से ही आम जनता को राहत मिल सकती है। तो इसी के साथ पीएम से कहिए मन की बात के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आम जनता के कुछ नए मुद्दों को लेकर दोबारा आपके सामने होंगे हाजिर और पूरी कोशिश करेंगे कि जनता के मुद्दों को सीधा सरकार तक पहुंचाए। अगर आप चाहें तो आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जी हाँ, अपना एक छोटा सा वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर स्क्रीन पर नीचे दिए गए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल, हमारे फेसबुक पेज के साथ साथ हमारे नीचे दिए गई ईमेल आईडी पर अपने वीडियो मैसेज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके वीडियो को इस कार्यक्रम में शामिल करें ताकि आपकी बात सीधा सरकार तक पहुंच पाए। तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।